हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपेक्स स्टडी क्लास में। उस दिन हमने पढ़ा हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, वो आधा पढ़ लिया था। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे उसका अगले आगे। ठीक है, क्वथन। क्वथन क्या है, हम लोग क्वथन की परिभाषा देखते हैं। द्रव 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 के द्रव के उबल उबल द्रव के उबलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। द्रव के उबलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वथनांक। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वथनांक। क्वथना ठीक है, ये परीक्षा पूछे क्वथनांक लिखिए। ठीक है, वह निश्चित ताप वह निश्चित ताप वह निश्चित ताप जिस पर द्रव उबालना प्रारंभ करते हैं उसे उस ताप का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसका देखते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है? ठीक है, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा देखते हैं। ऊर्ध्वपातन ये पूछ दिया था, ऊर्ध्वपातन क्या है? ठीक है, ऊर्ध्वपातन देखते हैं इसके बाद। ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन देखते हैं। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, बिना किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे आयोडीन कपूर नौसादर, ठीक है, आदि। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ऊर्ध्वपातन पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऊर्ध्वपातन के बाद देखते हैं संघनन। संघनन क्या है? ठीक है, संघनन पूछे संघनन क्या है, जब कोई पूछे संघनन लिखिए आप लोग। ठीक है, किसी पदार्थ की वाष्पों को ठंडा करने पर वे द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। उसे संघनन कहते
है। ठीक है, एक बार हम इसकी पुनः परिभाषा दें। किसी पदार्थ की वाष्पों को ठंडा करने पर वे द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, उसे संघनन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा ठीक, गुप्त ऊष्मा पूछ दी जाती। गुप्त ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। वह ऊष्मीय ऊर्जा जिसकी पदार्थ किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर देती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, वह ऊष्मीय ऊर्जा जिसकी किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर देती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बार परीक्षा पूछेगी। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर एक गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, और नंबर 2 वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। ये भी बहुत परीक्षा पूछ जाती है कि गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है। ठीक है, एक वायुमंडलीय पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, इसके हम लोग अपना परिभाषा थे।
एक वायुमंडलीय पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, एक वायुमंडलीय पर 1 किलोग्राम ठीक है दाब को न 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक 1 किलोग्राम क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसे उस पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं वाष्पन और क्वथन में अंतर। ठीक है, ये पूछ दिया जाता है 4 नंबर की वाष्पन और क्वथन में अंतर लिखिए। ठीक है, बहुत ही सरल है। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, बस 2-3 लिखाएंगे। एक तरफ लिखिए आप लोग वाष्पन दूसरी तरफ क्वथन। ठीक है, हम लोग सबसे पहले एक अंतर है। सबसे पहले वाष्पन की प्रत्येक क्रिया ताप पर होती है। ठीक है, नंबर फिर एक बार देखते हैं। वाष्पन की प्रतिक्रिया ताप पर होती है। इधर एक नंबर देखें क्वथनांक क्वथन की प्रत्येक क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। क्रिया निश्चित ताप पर होती है। ठीक है, नंबर 2 इसका नंबर 2। ठीक है, ये क्रिया धीरे धीरे होती है। ठीक है, ये क्रिया तेजी से होती है। ठीक है, नंबर 3। ठीक है, आप लोगों को 3 की लिखाएंगे। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं। यह क्रिया वायु के प्रवाह
वायु के प्रवाह की गति तथा वायु की आर्द्रता से प्रभावित होती है। ठीक है। यह क्रिया वायु के प्रवाह की गति तथा वायु की आर्द्रता से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, प्रभावित होती है। ठीक है, अब इसका हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं केल्विन तथा सेल्सियस में संबंध। ठीक है, चूंकि सेल्सियस पैमाने पर बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन पैमाने पर 273 केल्विन है। ठीक है, अतः 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन। ठीक है, 0 सेल्सियस डिग्री बराबर 273 केल्विन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, दशमलव को छोड़ने पर। ठीक है, ये हम लोग लिख देते हैं। ठीक, अतः केल्विन पैमाने पर तापमान सेल्सियस ठीक है, सेल्सियस पैमाने पर तापमान ठीक है 273 जोड़ देते हैं। ठीक, ये आपका सूत्र है। ठीक है, सूत्र मोस्ट IMPN। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखें। ठीक है, पूछ दिया जाता है जब कभी। ठीक है, जैसे हम लोग इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण ठीक है, नंबर 1 उदाहरण। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। केल्विन पैमाने पर तापमान 270 केल्विन है, तो सेल्सियस
पैमाने पर पर तापमान की गणना कीजिए। ठीक है, कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को पता है सूत्र क्या है, केल्विन के तापमान पर, केल्विन पैमाने पर तापमान प्लस बराबर सेल्सियस पैमाने पर तापमान प्लस 273। ठीक है, ये है। ठीक है, और यहाँ पे आपको केल्विन कितना दिया है, 270, आपको 270 केल्विन दिया है। ठीक है, तो सेल्सियस को गणना करनी है, सेल्सियस पैमाने सेल्सियस पैमाने पर तापमान। ठीक है, और प्लस 273, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्सियस पैमाने पर तापमान। ठीक है, पैमाने पर सेल्सियस तापमान। ठीक है, तो यहाँ पे घटा देंगे आप 270 माइनस 273, तो बराबर निकलेगा -3 सेल्सियस। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको भी समझ में ना आया हो वो आप लोग कमेंट में बॉक्स में जाके बताएं। ठीक है, कि आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या। ठीक है, हम लोग ठोस की व्याख्या देखते हैं। आपको बहुत छोटी सी ठोस की व्याख्या लिखाएंगे। ठोस अवस्था के द्रव्य के अणु एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था के द्रव के अणु एक दूसरे के बहुत पास होते हैं तथा उनमें अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होता है। उनकी स्थितिज ऊर्जा अधिक तथा गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है और वे अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों और सीमित स्थान
सीमित स्थान के दोनों सीमित स्थान में कंपन करते रहते हैं। इसलिए ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं द्रव की व्याख्या। ठीक है, ठोस की अपेक्षा में द्रव के अणु कुछ दूरी पर होते हैं। इसलिए अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है तथा अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण अनियमित रूप से गति करते हैं। ठीक है, इसलिए द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, बल्कि आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे गैस की व्याख्या। बस फिर आपका यहीं से चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग आपको पढ़ाएंगे दूसरा केमिस्ट्री का चैप्टर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं गैस की व्याख्या। ठीक, गैस की व्याख्या देखते हैं। ठोस द्रव की अपेक्षा में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा तथा सबसे कम स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा और लिखेंगे इसके आगे। ठीक है, इनके अणुओं के मध्य बहुत
कम कम आकर्षण बल होता है। बहुत कम अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है। इसलिए गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।